हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास में हमने क्लैपेरन इक्वेशन को यूज करते हुए उसके एप्लीकेशन के बारे में देखा था कि किस तरह से जो है वहाँ पे आप अलग अलग हीट ऑफ मोलर हीट ऑफ एंथैल्पी निकाल सकते हैं, मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन या फिर मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, ट्रांजिशन एंड फ्यूजन निकाल सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे जो है हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ क्लॉसियस-क्लैपेरन इक्वेशन, जिसमें यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट है इसका एप्लीकेशन है वो है कैलकुलेशन ऑफ मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन। ओके, तो यहाँ पर भी आप जो है मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि डेल एच न्यू, डेल एच राइट। तो अब ये कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले पता है कि हमने फॉर्मूलाज पढ़े थे, ये वाले क्लॉसियस-क्लैपेरन इक्वेशन पढ़ी थी हमने, ये वाली थी T2 माइनस T1 बाय T1 T2। ओके, ये पढ़ी थी। इसके अलावा हमने एक दूसरी फॉर्म भी देखी थी कि अगर इसको ln की फॉर्म में ना लेकर के लॉग की फॉर्म में ले तो इसको किस तरह से लिखा जा सकता है इक्वेशन को, ये इस तरह से हम लिख रहे थे 2.303 R। ओके, T2 माइनस T1 T1 T2 राइट। ओके, नाउ तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे क्योंकि एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं नहीं फॉर्मूलाज के हम। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं फिर हम कि वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 95 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 100 डिग्री सेंटीग्रेड आर 634 mm एंड 760 mm। ओके, यानी कि 95 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो हमें प्रेशर दे रखा है, वेपर प्रेशर, वो इतना दे रखा है और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर इतना दे रखा है, राइट। तो अब इसके साथ हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन कैलकुलेट करना है। ओके, ये हमें कैलकुलेट करना है कब, जब वाटर क्या हो 95 डिग्री और 100 के बीच में हो। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ में आना चाहिए कि फॉर्मूला क्या लगेगा। तो भैया फॉर्मूला ये लगेगा। कैसे समझ में आया आपको? समझ में आया कि देखो भाई ऐसा है कि यहाँ पे दो तो प्रेशर दे रखे इसने और दो ही ये टेम्परेचर दे रखे इसने, ठीक है। और बात कर रहा है कि वेपर प्रेशर निकालो, हीट ऑफ मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन निकालो, तो ये यहाँ से ही हमें मिल सकता है T2 माइनस T1 बाय T1 T2। ओके फाइन, तो नाउ अब देखते हैं हमें क्या क्या दे रखा है। मैंने जैसे लास्ट क्लास में बताया था आपको क्या क्या दे रखा है। ये दे रखा है हमें टेम्परेचर दे रखा है T1, ये है T1, क्या है होगा, सेंटीग्रेड में तो नहीं लिख सकते, केल्विन में लिखना पड़ेगा। ओके, तो ये 634 हो जाएगा ये। ओके, नाउ दूसरा टेम्परेचर कौन सा दे रखा है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसको भी हमें केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा नाउ ये हो जाएगा ओके 373 केल्विन। फाइन, तो ये हो गया। अब क्या करना है हमें, अब हम यहाँ पे करेंगे प्रेशर लिख लिया, चलो फटाफट से लिख लेते हैं प्रेशर। P1 ये है, P2 ये है। अब इन वैल्यूज को बस पुट करना है फॉर्मूला में, जैसे कि P2 की जगह हमने क्या लिख दिया 760 mm। इसी के साथ हमने यहाँ पे P1 की जगह लिख दिया ये डेल एच वी, तो हमें निकालना ही है। ओके, एज इट इज लिख दिया। आर की वैल्यू हमें पता ही होती है, क्या होती है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। टेम्परेचर हमें दे ही रखा है, सेकेंड नंबर टेम्परेचर क्या दे रखा है, T2 क्या दे रखा है, ये दे रखा है, और T1 क्या दे रखा है, ये दे रखा है, ठीक है। और इसके साथ ही यहाँ पे नीचे है आपका 373 इंटू okay no there is some mistake, ये आपका आएगा 368
क्या मिस्टेक कर दी है, 368, ओके ये आएगा 368, फाइन। तो ये लिखा हमने 368 यहाँ पे, ओके। ये केल्विन था, ये केल्विन, इसमें ये क्या है, इसका केल्विन, इसका केल्विन। तो ये जब कॉमन में जाएगा तो कैसे लिखा जाएगा, ये इसके कॉमन में जाएगा तो कैसे लिखा जाएगा, एक ही केल्विन लिखा जाएगा, इतना तो आपको पता है, ठीक है। ये केल्विन ऐसे लिखा जाएगा, राइट। पर इसके साथ भी एक केल्विन था, नीचे भी एक केल्विन था, दोनों के साथ, पर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये केल्विन, ये केल्विन, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये हो जाता है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पे एक केल्विन से एक केल्विन तो कैंसिल हो गया, और क्या बचा है, नीचे एक केल्विन बचा है, ठीक है। इसको देखते हैं हम आगे। अब पहले इसको सॉल्व करते हैं। 760 mm बाय 634 mm का ln जब लेंगे ना हम, तो ये आता है 0.18126, इसके बराबर आता है, ओके। ये आपका एज इट इज, फाइन। ये हो गया 314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ये mm तो यहाँ से कैंसिल, ठीक है, ओके। ये जब हमने सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई, ये वैल्यू आई हमारे पास 3.64261 इंटू 10⁻⁻5। क्लियर है इतना, ठीक है, ओके। और ये क्या आया साथ में, नीचे केल्विन, केल्विन नीचे था, ये केल्विन ऊपर ले जाएंगे इसको, तो ये क्या हो जाएगा, इनवर्स में चला जाएगा, तो ये लिखेंगे हम केल्विन इनवर्स। तो यहाँ से एक केल्विन इनवर्स से एक केल्विन इनवर्स यहाँ कैंसिल हो गया, ओके। अब देखो, अब है ये बिल्कुल ही इजी काम, ये कैलकुलेट करना है, तो आप लिख लेंगे इस तरीके से, ये इससे मल्टीप्लाई कर दो, 126 इंटू 8.314, ये हो जाएगा जूल मोल इनवर्स, बराबर के उस साइड जाएगा ये, ठीक है, तो ये ऐसे ही जाएगा, देन 3.64261 इंटू 10⁻⁻5, बस इसे सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, इसे सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। क्या आएगा आंसर, ये आंसर आता है 41373,478 जूल मोल, एक मिनट, जूल मोल इनवर्स, जूल मोल इनवर्स, राइट। अब एज इट इज ना लिखो, अगर कहूं कि मुझे तो किलो जूल में चाहिए, तो किलो जूल में चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे जूल को मल्टीप्लाई कर देना होगा 1000 से, जूल को क्या कर देंगे हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो सॉरी ये वैल्यू ना, एक मिनट, कुछ मिस्टेक हो गई है मेरी कैलकुलेशन में, इसको लिख देते हैं हम मुझे करने दो एक बार मल्टीप्लाई वापस से, एक मिनट, फाइन, मल्टीप्लाई करते हैं इसको, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, ये 0.18126 इंटू 8.314 इंटू 3.64261, कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे वैल्यूज मिलती है, फाइन, राइट। ये ना इस तरह से नहीं लिखा जाएगा, ये देखो, ओके, ये मिस्टेक हो गई यहाँ पे, फाइन, देखो यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन में जाएगा क्योंकि ये जो है इसके डिनोमिनेटर में है, पर ये कहाँ जाएगा,
ये इसके जो है नॉमिनेटर में था, तो ये जाएगा इसके डिनोमिनेटर में, बराबर के इस साइड जाएगा ना, ये पूरी वैल्यूज जो है वो कहाँ जाएगी, बराबर उससे बराबर के उस साइड जाएगी, तो डिनोमिनेटर में चली जाएगी। तो ये हो जाएगा 3.64261 इंटू 10⁻⁻5। अब जब आप इसे कैलकुलेट करते हैं तो ये क्या मिलता है, 126 इंटू 8.314 बाय 3.6426। तो ये मिलता है आपको डेल एच न्यू इज इक्वल टू 0.413714 और आगे जो भी है मिलता है, ठीक है। और क्योंकि हमने इसको अभी तक मल्टीप्लाई नहीं किया, तो ये क्या करता है, जब ऊपर जाएगा तो ये कैसा आएगा, मल्टीप्लीकेशन में 5, 10⁵। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको जब इस वैल्यू को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 5 पॉइंट पर जाके, 5 डिजिट पर जाके ये जो है पॉइंट लग जाएगा। तो ये होगा 1 2 3 4 5, तो यहाँ आके पॉइंट लग जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 41371.4। ये हो जाएगा, वैल्यू क्या थी, जूल में थी, जूल मोल इनवर्स। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो इस तरह से ये वैल्यू आपको मिलती है। बुक में जो है वैल्यू कुछ इधर उधर हो सकती है, ओके। अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है वो दे रखी है बुक में, तो ये वैल्यू कुछ आपको इस तरीके से यहाँ पे मिलती है, राइट। कैलकुलेशन आप खुद भी करके देखना, ऐसे नहीं कि क्लास में किया है, बस मैं आपको यहाँ पे मेथड बता रही हूँ कि जो नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड से है उनके लिए थोड़ा दिक्कत आती है। जैसे बायो के स्टूडेंट जो है वो हैबिचुअल नहीं है इन चीजों के लिए कि सॉल्व कैसे करते हैं, राइट। तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसके पीछे जो सॉल्व करने की जो ट्रिक्स टेक्निक्स होती है वो क्या होती है। सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है, देख के समझ के कि क्या फॉर्मूला लग सकता है, फिर जितने भी वैल्यूज दे रखी है वो पुट करनी है, फिर आपको पता करना है कि निकालना क्या है वो करना है, ओके। यूनिट कन्वर्जन दे रखा हो तो करके रखो यूनिट कन्वर्जन। क्वेश्चन में हमेशा, फिजिकल के क्वेश्चन में हमेशा यूनिट्स को भी साथ साथ लिखना है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो इनिशियल लेवल पे। जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी फिर आप यूनिट को ना लिखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप दिमाग में ही अपने कर लोगे, ठीक है, वो सॉल्व। पर जब तक आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है यूनिट को भी साथ में लिखा करो ताकि आपको लास्ट में जो आंसर मिले वो यूनिट आपको सही से मिल जाए, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में सिर्फ इतना कैलकुलेट करके कुछ नहीं होगा, अगर आपने यूनिट सही नहीं लिखी है तो उसके नंबर कट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बस ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं, ओके। चलो नाउ देखो, इतनी सारी कैलकुलेशन होती है, कुछ मिस्टेक हो सकती है, तो थोड़ा सा प्रिसाइसली करने की कोशिश करना, थोड़ा प्रैक्टिस ज्यादा करना, तो आपको जो है आदत लग जाएगी, फिर हो सकता है प्रॉब्लम कम हो, ओके। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे। ये तो था पहला हमारा एप्लीकेशन। पहला एप्लीकेशन क्या था, हमें मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन कैलकुलेट करना था क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन को यूज करते हुए। सेकेंड एप्लीकेशन जो है हमारा यहाँ पे वो होगा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वेपर प्रेशर। सेकेंड जो है हमारा वो है इफेक्ट ऑफ, लिखते हैं हम यहाँ पे ये 2, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वेपर प्रेशर। क्लियर है, ओके। चलो तो हम यहाँ पे देखते हैं कि टेम्परेचर का वेपर प्रेशर पर, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, टेम्परेचर का लिक्विड के वेपर प्रेशर पर क्या इफेक्ट पड़ता है। ये भी हम जो है वो क्वेश्चंस के थ्रू ही देखेंगे, क्योंकि उसी के थ्रू देखा जा सकता है कि क्या इफेक्ट पड़ता है बेसिकली, ओके। तो किसी भी टेम्परेचर पर जो लिक्विड है उसका वेपर प्रेशर जो है हमें कैलकुलेट करना हो तो हमें देखना होगा कि टेम्परेचर क्या क्या दे रखी है और साथ में उसका
यानी हीट ऑफ वेपराइजेशन भी दे रखा होगा। ओके, तो हम यहाँ पे फटाफट से एक क्वेश्चन लेते हैं, जल्दी से एक क्वेश्चन लेते हैं। ये है हमारे पास क्वेश्चन। तो द वेपर प्रेशर of water at 100 degrees centigrade is 760 mm. Okay, what will be the vapor pressure at 85 degrees centigrade? What will be the vapor pressure at 85 degrees centigrade? Okay, so the heat of vaporization of water in this temperature range is 40.417 kilojoule per mole. राइट। चलो, तो ये है क्वेश्चन हमारा। ये क्वेश्चन बेसिकली क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन कह रहा है कि देखो भैया, ऐसा है कि वाटर का तो टेम्परेचर ये है और इस टेम्परेचर पर वाटर का प्रेशर ये है। अब तुम कैलकुलेट करो कि 85 डिग्री टेम्परेचर पर वाटर का प्रेशर क्या होगा, वाटर वेपर का प्रेशर क्या होगा, जबकि ये रेंज कितनी है, 100 से 85 डिग्री से 100 के बीच जो वाटर वेपर का जो हीट ऑफ वेपराइजेशन है वो इतना दे रखा है। तो बताओ कि अब क्या होगा। तो सबसे पहले तो हमें जो है वो फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला हमारा हमें पता ही है, P21 इज इक्वल टू डेल एच आर T2 माइनस T1 T2, ये हमें पता ही है। ठीक है, अब इसके साथ ही हमें यहाँ पे लिख लेना है क्या क्या दे रखा है। तो पहले तो टेम्परेचर दे रखा है, T1 दे रखा है। T1 कितना दे रखा है, 100 प्लस 273 कर लेंगे तो ये हमारा 373 केल्विन। T2 कितना दे रखा है, T2 हमारा दे रखा है हमें 85 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 358 केल्विन। राइट। P1 कितना दे रखा है हमें, P1 दे रखा है यहाँ पे 760 mm। क्लियर? ओके, और साथ ही हीट ऑफ वेपराइजेशन कितना दे रखा है, वो दे रखा है ये हमारा 417 किलो जूल। अब इस किलो जूल को कन्वर्ट करेंगे हम जूल में, तो मल्टीप्लाई कर दो इसको 1000 से, तो वो हो जाएगा हमारा जूल। एक मिनट, ये हो जाएगा हमारा जूल। जैसे ही आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, तो वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा इसमें जूल में, तो ये हो जाएगा जूल। मोल इनवर्स था, ये भी मोल इनवर्स। राइट। तो हमारे पास सारी वैल्यूज है, बस पुट कर दो, कुछ नहीं करना आपको। तो ये P2 तो हमें निकालना है, हमें पता ही नहीं है इसका, तो कुछ यही तो निकालना है। ये हमारे पास P1 है। ओके, और ये हमारे पास ये भी दे रखा है हमें, कितना दे रखा है, ये भी हमें दे रखा है जूल में लिखेंगे हम, ये 417 जूल मोल इनवर्स बाय ये R हमें पता ही होता है कितना है, ये जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, गैस कांस्टेंट है। ठीक है। T2 यहाँ पे कितना दे रखा है, T2 दे रखा है 358 माइनस T1 कितना दे रखा है 373। देखो ये माइनस में आएगी वैल्यू, ध्यान रखना। ठीक है, और फिर जो है ये मल्टीप्लाई बाय 373। ओके, अब यहाँ पे जैसे मैंने पिछली बार बताया आपको, क्या होता है यहाँ पे, ये K और ये K स्क्वायर हो जाता है, एक से एक कट जाता है, ये केल्विन यहाँ पे रहेगा। ओके, इस केल्विन से ये केल्विन कट हो जाएगा, इस मोल इनवर्स से ये मोल इनवर्स कट हो जाएगा। ओके, तो पीछे भी जो भी वैल्यूज आएगी वो क्या आएगी देख लेंगे। ओके, तो यहाँ पे चलो देखते हैं हम यहाँ पे। ओके, जूल से भी जूल कट गया ना, जूल से भी
जूल कट गया। तो हमारे पास जो भी वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, इस mm में ही आएगी, राइट। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, सिंपल सा देखो, ln P2 लिख दूंगी। आपको पता है हम इस तरह से लिखते हैं ln, जैसे कि हमने बहुत बार पढ़ा है, ln a बाई बी को हम लिखते हैं ln a माइनस ln b। तो इसी के बेसिस पे हम यहाँ पे इसको इस तरह से लिख लेंगे। ओके, फिर जो है हम इसको सॉल्व करते हैं पूरा। जब हम डिवाइड कर देंगे 40417 को 8.314 से, तो ये हमारे पास आ जाता है 4861318 के आसपास। इसको जब सॉल्व करेंगे इस पूरे टेम्परेचर वाले फ्रैक्शन को, तो ये आ जाता है हमारे पास 1.12330 इंटू 10 to the power -4 इंटू 10 to the power -4। ओके, यहाँ से हम ले लेंगे P2 इज इक्वल टू, ये बराबर के साइड जाएगा तो ये हो जाएगा ln 760 mm। ये इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, क्या इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस में वैल्यू है पूरी, तो ये भी वैल्यू किस में आ जाएगी, माइनस में। मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा 0.45926। ओके, ये हो गया हमारे पास वैल्यू। अब जो है आप क्या कर देते हैं, ln P2 इज इक्वल टू, इसका ln निकाल देते हैं, सिंपल, फाइन। तो ये आता है आपके पास 6.63331 और ये माइनस में 0.545926 आ गया आपके पास, ठीक है। अब जो ये वैल्यू आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे P2 इज इक्वल टू कितना आएगा, 6.087395। ओके, और जैसे ही ln का साइन हटता है, जैसे ही क्या होता है, ln का साइन हटता है यहाँ से, क्योंकि हटाना तो पड़ेगा हमें, तो P2 ही चाहिए, ठीक है। तो जैसे ही ln का साइन हटता है ये आ जाता है एक्सपोनेंशियल में, और जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कन्वर्ट, हमारा आंसर मिल जाएगा हमें 440 mm। बुक में थोड़ा सा गलत दे रखा है, 540 लिख रखा है, आंसर आपका आएगा 440 mm, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब आप कहोगे कि भैया ये क्या ln क्यों लिखा, लॉग लिखना है मुझे, तो आप लॉग भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, लॉग भी लिख सकते हैं। फिर जो ये फॉर्मूला है ना हमारा, ये जो हमने लास्ट ये पढ़ा है, ये अप्लाई होगा, ये अप्लाई होगा, ठीक है। और फिर वहां पे जो लास्ट में वैल्यू आएगी ना, वो P2 इज इक्वल टू इसके बराबर आएगी। फिर आपको अगर P2 निकालना होगा ना, तो आपको 10x में लिखना होगा। यहाँ पे जो भी मान लो ये x वैल्यू आई है, ठीक है, जैसे ही लॉग का साइन हटता है वो 10 की पावर में लग जाता है प्रोडक्ट आपका, ठीक है। तो ये 10x लिख देंगे और फिर वो जो सॉल्व करेंगे आएगा, तो हमारे पास P2 की वैल्यू वहां से इस तरह से मिल जाएगी। क्लियर है इतना, राइट। चलो यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं हम, उसका क्वेश्चन आपको ही सॉल्व करना है। क्या उसका क्वेश्चन जो है आपको ही सॉल्व करना है। यहाँ कुछ गड़बड़ हो रही है, ओके ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। ओके, थर्ड, दो देख लिया हमने। पहला तो पढ़ा था हमने, क्या पहला क्या पढ़ा था, पहला पढ़ा हमने कैलकुलेशन मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन निकाला हमने। दूसरा क्या है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। देखो ये टेम्परेचर थे हमारे पास, टेम्परेचर में चेंज के साथ किस तरह से प्रेशर बदलता है। प्रेशर पहले तो ये था P1, P1 पे टेम्परेचर कितना था, टेम्परेचर 100 था P1 पे, ठीक है। पर जैसे ही हमने टेम्परेचर बदला यानी 85 डिग्री सेंटीग्रेड किया, तो बताओ फिर प्रेशर कितना होगा, कितना बदला, वो हमने निकाल लिया। तो ये हमें पता चला कि P1 से P2 बदला, 85 डिग्री सेंटीग्रेड किया हमने, टेम्परेचर क्या किया, 85 डिग्री सेंटीग्रेड किया 100 से, तो हमारा प्रेशर 760 से चेंज होके बन गया 440, बन गया 440। सिंपल सा मतलब है, टेम्परेचर ज्यादा था तो प्रेशर भी ज्यादा था, टेम्परेचर कम हुआ तो प्रेशर भी कम हुआ। ऑब्वियस सी बात है, जितना टेम्परेचर बढ़ेगा गैस के अणु भागेंगे, ठीक है, ओके। और जितना टेम्परेचर बढ़ेगा
वाटर जो है कन्वर्ट होगा वेपर में। ओके, और जितना टेम्परेचर धीरे धीरे कम करेंगे, जो वेपर है वो कन्वर्ट होना शुरू होगी लिक्विड में, तो प्रेशर कम होगा वहां पे। समझ में आ गई चीजें? ओके, लास्ट है यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन। थर्ड जो है वो आपका एप्लीकेशन, इफेक्ट ऑफ वेपर। अब ये आपको करना है, ये आपका होमवर्क समझो। इफेक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, इफेक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट। सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास दो अलग अलग प्रेशर दे रखे हो, आपके पास दो अलग अलग प्रेशर दे रखे हो, ठीक है, या फिर हम कहे, इसे समझने की कोशिश करें तो मान लो कि जब आपका प्रेशर है 760 mm, उस समय जो आपका टेम्परेचर था वो था 33.5 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये कह रहा है कि मैंने प्रेशर कर दिया 740 mm, तो बताओ टेम्परेचर कितना होगा। यानी कि इस वेपर प्रेशर का टेम्परेचर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। और टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर हम ले रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि हम यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं? हम लिक्विड और गैस की बात कर रहे हैं, लिक्विड और वेपर या गैस की बात कर रहे हैं। तो लिक्विड से जब वेपर में कन्वर्ट होगा तो क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट ही तो होगा ना वो उसका, जिस टेम्परेचर पर वो कन्वर्ट हो जाएगा वो उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो अब ये कह रहा है कि प्रेशर जब 760 है तब तो बॉइलिंग पॉइंट ये है, T1 इतना है, पर अगर मैं प्रेशर चेंज कर दूं या कम कर दूं तो अब मुझे बताओ कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा इसका, ठीक है, तो वो मुझे बताओ। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि जो थर्ड इसका यूज है वो ये है कि हम बॉइलिंग पॉइंट पे जो है प्रेशर का इफेक्ट भी चेक कर सकते हैं, वेपर प्रेशर का इफेक्ट भी कोलोसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन को यूज करते हुए चेक कर सकते हैं। ओके, तो ये इसका यूज था, पर इसको क्वेश्चन के बेस पे समझना हो तो मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ। क्वेश्चन है कि एक वायुमंडलीय दाब यानी कि 1 atm प्रेशर, हिंदी इंग्लिश का कहना मत, ठीक है, क्योंकि मैं दोनों में लिख रही हूँ यहाँ पे। तो एक वेपर वायुमंडलीय दाब या एटीएम प्रेशर पर ईथर 33.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉईल होता है। इतनी तो समझ में आती है हिंदी सबको, है ना, और इतनी इंग्लिश भी सबको समझ में आती है। बॉईल होता है तो किस टेम्परेचर पर यह उबलेगा यानी बॉईल होगा, उबलेगा जब 740 mm वेपर प्रेशर हो, मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन, दे रखा है हमारा 27369.64 जूल मोल इनवर्स। क्या दे रखा है? जूल मोल इनवर्स, राइट। तो ये है आपका क्वेश्चन, इसका निकालना है आपको आंसर। फॉर्मूला वही लगना है यहाँ पे। पहले क्या करेंगे, आप लिख लेंगे टेम्परेचर क्या है, आप लिख लेंगे प्रेशर क्या है, आप लिख लेंगे कि दोनों प्रेशर कौन से हैं यहाँ पे, फिर लिखेंगे आप कि वेपराइजेशन क्या दे रखा है, निकालना क्या है, निकालना हमें ये है,
ठीक है। और फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, फॉर्मूला हमारा यही वाला यूज होना है, राइट, फॉर्मूला हमारा यही वाला यूज होना है। तो अब इस फॉर्मूला को यूज करके आपको जो है यहाँ पे आंसर निकालना है कि टेम्परेचर क्या होगा। ओके, तो यहाँ पे हम इस क्लास को वाइंड अप करते हैं। आपको ये क्वेश्चन करना है, बिल्कुल सॉल्व करना है और T2 की वैल्यू निकालनी है। ओके फाइन। कुछ भी समझ में ना आए कि कैसे होगा, कैलकुलेशन नहीं हो रही है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करो, हम इसे नेक्स्ट, अगर आप चाहो तो मैं उसे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लूंगी। फाइन, पर ये आपको करना है। मैंने इतने क्वेश्चन कराए हैं, आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे सॉल्व करते हैं, तो ये आप खुद से एक बार करके देखो कि किस तरह से होता है, राइट। थैंक यू।